क्या गलत है बड़ी बहन युविका? जैस्मिन ने भी युविका की भावनाओं को महसूस किया और पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वृद्ध शिखर ने कहा, यह भगवान युविका की मातृभूमि है। मातृभूमि? रुद्रसेन ने असमंजस में वृद्ध शिखर की ओर देखा। वृद्ध शिखर ने कहा, 1000 साल पहले भगवान युविका पिछले राजवंश की राजकुमारी थीं। दुर्भाग्य से भगवान युविका का जन्म एक महल की नौकरानी के घर हुआ था। बाद में जब देश खतरे में था तो लॉर्ड युविका को राजनीतिक विवाह के लिए चुना गया था। ये अतीत का एक टुकड़ा था जो युविका के साथ हुआ था। अब भी युविका इसे बहुत अधिक याद करने को तैयार नहीं थी। जब अतीत की विभिन्न बातें उसके दिल में प्रकट हुईं तो केवल उदासी थी। युविका का बचपन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा क्योंकि उसकी माँ एक महल की नौकरानी थी। जब एक महल की नौकरानी ने एक बेटी को जन्म दिया तो वो अपने बच्चे को पालने की योग्य नहीं थी। युविका को एक शाही उपपत्नी की देखरेख में रखा गया था, लेकिन जब वो छोटी थी तब से उसे कभी भी मातृ प्रेम नहीं मिला था। अतीत में सम्राट के 64 राजकुमार और राजकुमारियां थीं। वो महल की नौकरानी युविका की बेटी को कैसे याद कर सकता था? 6 साल की उम्र में युविका आखिरकार अपनी जैविक माँ से मिली। तभी युविका को अपनी माँ के प्रेम का एहसास होने लगा। हालांकि वे अकेले में मिले, जो सख्त वर्जित था। हरम में लड़ाई की कोई कमी नहीं थी। 7 साल की उम्र में युविका की जैविक मां गुप्त रूप से युविका से मिली और शाही उपपत्नी द्वारा खोजी गईं। उसके बाद युविका की जैविक मां को घसीट कर ले जाया गया। तब से युविका ने अपनी जैविक मां को फिर कभी नहीं देखा था। महामहिम की जैविक मां की बहुत दुखद मृत्यु हो गई। पीट पीट कर मार डालने के बाद उसे पीछे पहाड़ों में फेंक दिया गया और उसके शरीर को भेड़ियों ने खा लिया। वृद्ध शिखर बड़बड़ाए। भले ही भगवान युविका युवा थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक कठिनाइयों का अनुभव किया था, भगवान युविका जल्द ही परिपक्व हो गए। जब उसने अपनी जैविक मां की मृत्यु के बारे में सुना तो वो रोई नहीं। उसने अपनी जैविक मां के लिए कागज का पेपर का एक टुकड़ा भी नहीं जलाया। रुद्रसेन ने आह भरते हुए कहा, अगर उसे खोजा गया तो शायद उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। हरम में लड़ाई हमेशा क्रूर रही है। नफरत से भरी राजकुमारी को कोई नहीं रखेगा। हाँ, जब भगवान युविका 13 वर्ष की थीं तो उन्हें एक राजनीतिक राजकुमारी के रूप में चुना गया था, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बुरी आत्मा का सामना करना पड़ा। पूरा समूह मारा गया और लॉर्ड युविका लगभग मर गए। सौभाग्य से मार्शल स्पिरिट पैलेस का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने बुरी आत्मा को मार डाला। लॉर्ड युविका मार्शल स्पिरिट पैलेस में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। वृद्ध शिखर ने अतीत में हुई हर बात को याद किया। रुद्रसेन ने पूछा, श्रीमान शिखर, क्या आप समूह के सदस्यों में से एक थे? वृद्ध शिखर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं एकमात्र जीवित गार्ड था। मैं लॉर्ड युविका के पीछे पीछे मार्शल स्पिरिट पैलेस तक गया। मार्शल स्पिरिट पैलेस में लॉर्ड युविका अकल्पनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसने मार्शल स्पिरिट पैलेस के 18 नेताओं को चौंका दिया। वृद्ध शिखर गर्व से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह युविका के सहज प्रतिभा परीक्षण के दौरान मार्शल स्पिरिट पैलेस के सदस्यों के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के बारे में सोच रहा था। मार्शल स्पिरिट पैलेस के 18 नेता इसकी पुष्टि करने के लिए दौड़ पड़े थे। सिस्टर युविका एक अच्छी इंसान है। अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, जैस्मिन ने कहा। जैस्मिन ने फुसफुसाया। अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, वृद्ध शिखर ने कहा। अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, वृद्ध शिखर ने कहा। और तब ये राज्य अभी भी नष्ट हो गया था? रुद्रसेन ने पूछा। ये 5 साल बाद हुआ था। देश पहले से ही सड़ा हुआ था और निरंतर आंतरिक संघर्ष था। सुप्रीम हार्मनी पैलेस में 1 दर्जन महल की नौकरानियों ने सम्राट की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कई राजकुमारों ने सिंहासन के लिए लड़ाई की और देश में अराजकता फैल गई। 100 साल बाद कोई अराजकता को शांत करने में कामयाब रहा, लेकिन देश गायब हो गया और उसकी जगह ची हुआ देश ने ले ली। एल्डर शिखर में कहा। रुद्रसेन आश्चर्यचकित थे। 1 दर्जन महल की नौकरानियों ने सम्राट की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वो एक अनैतिक और अक्षम शासक रहा होगा, है ना? जब भगवान युविका ने सुना कि सम्राट की मृत्यु हो गई है तो वो एक दिन के लिए अकेली रहीं। मुझे पता है कि भले ही भगवान युविका हृदयहीन होने के लिए उससे नफरत करती थीं, फिर भी वो उसके पिता थे। पहले अपने, बाद में पराए। भगवान युविका ने चुपके से आंसू बहाए। वो पहली बार था जब मैंने उसे रोते हुए देखा। वृद्ध शिखर ने कहा, यह युविका के अतीत का एक हिस्सा था। उसने जिंदा रहने के लिए बहुत त्याग किया था। बाद में युविका ने अपने देश से सारे संबंध तोड़ लिए थे। मेरे जाने के बाद ये पहली बार है जब मैं वापस आया हूं। वृद्ध शिखर बड़बड़ाए। 1000 साल बीत चुके थे और बहुत सी चीजें बदल गई थीं, लेकिन ये महल आज भी 1000 साल पहले का वही महल था। युविका एक छोटे से बगीचे में गई। वो वहीं खड़ी थी और धीरे से मंडप, रॉकरी और बाकी सब कुछ छुआ। वो बहुत लंबे समय से यहाँ थी। क्या ये वह जगह है जहाँ भगवान युविका माँ के साथ रहती थी जब वो छोटी थी? जैस्मिन ने फुसफुसाया। रुद्रसेन ने आह भरी। हो सकता है, रुद्रसेन ने कहा। ये युविका के जीवन का सबसे खुशी का साल था।
हर 5 दिन में वो अपनी माँ को देख सकती थी। वो अन्य बच्चों की तरह अपनी माँ की बाहों में लिपटी हुई साहसी बच्चे की तरह काम कर सकती थी। वो भी अन्य बच्चों की तरह हो सकती थी और अपने दिल की शिकायतों को आवाज़ दे सकती थी। भले ही 1000 साल बीत चुके हों, युविका अपनी माँ की उस छवि को नहीं भूल सकती जो उसकी दिमाग में गहराई से अंकित थी। लेकिन ये सब अतीत में था। तुम ठीक हो ना? युविका बड़बड़ाई। वो मंडप में खड़ी थी, लेकिन उसके आंसू बेकाबू हो गए। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। वो दूर खड़ी एक छोटी लड़की को देख रही थी जो चांदी की घंटी की तरह एक कर्कश हंसी निकाल रही थी। माँ, आओ और मुझे पकड़ो, छोटी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। एक सुंदर महिला ने पीछा किया और छोटी लड़की को अपनी बाहों में गले लगा लिया। युविका कभी भी माँ को नहीं छोड़ना चाहती। छोटी लड़की ने महिला को कसकर गले लगा लिया। लेकिन खुशी का समय बहुत कम था। जब आसमान में अंधेरा छा गया तो उन्हें अलग होना पड़ा। छोटी लड़की बहुत अनिच्छुक थी और उसने महिला के कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया। मूर्ख बच्चे, माँ अभी भी 5 दिनों में तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। महिला नीचे बैठ गई और छोटी लड़की को चूम लिया। ठीक है, छोटी लड़की ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन युविका को पता था कि ये आखिरी बार था जब वो अपनी माँ को देखेगी। 5 दिन बाद उसकी माँ नहीं आई। आकृति को धीरे धीरे गायब होते देखकर युविका ने बाहर पहुंचा। प्रस्थान करने वाली आकृति को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। सब कुछ हवा के साथ बीत गया। केवल लालसा और दुख बचा। स्कारलेट फायर नेशन एक बहुत विशेष राष्ट्र था, विशेषकर इसकी राजधानी। शाही महल से लौटने के बाद रुद्रसेन जैस्मिन को ज्वालामुखी देखने के लिए ले गए। रुद्रसेन हवा में उड़ गए। जैस्मिन ने रुद्रसेन की गर्दन को गले लगाया और ज्वालामुखियों की ओर देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। बिग ब्रदर, रुद्र, जैस्मिन डरी हुई हैं। जैस्मिन की आवाज कांप उठी। मूर्ख लड़की, बिग ब्रदर रुद्र यहाँ है। आप किस बात से भयभीत हैं? रुद्रसेन ने उबलते लावा की ओर इशारा किया। देखो, लावा में एक राक्षस है। जैस्मिन ने उत्सुकता से नीचे देखा। निश्चित रूप से वो अस्पष्ट रूप से लावा की दुनिया में एक विशाल राक्षस को घूमते हुए देख सकती थी। विशालकाय लावा जानवर ऐसे जीव थे जो लावा में रहते थे। ये कहा जाता था कि विशालकाय लावा जानवर लावा को नियंत्रित कर सकते हैं और सक्रिय ज्वालामुखियों को फटने से रोक सकते हैं। इन 9 सक्रिय ज्वालामुखियों में विशालकाय लावा जानवर रहते थे। शायद यही कारण था कि प्राचीन राष्ट्रों ने यहाँ अपनी राजधानियों का निर्माण किया। कितना रहस्यमय है, वे वास्तव में लावा में रह सकते हैं, जैस्मिन ने आश्चर्य से कहा। रुद्रसेन मुस्कुराया। ये दुनिया बहुत बड़ी है, वास्तव में कई अविश्वसनीय जीव हैं। रुद्रसेन और जैस्मिन आसमान में उड़ गए। ये विश्राम का एक दुर्लभ क्षण था, यहाँ तक कि रुद्रसेन भी बहुत समय से इतने आराम से नहीं थे। मैं निश्चित रूप से भविष्य में बहुत मजबूत बनूंगा। समय आने पर मैं बिग ब्रदर रुद्र की रक्षा कर सकूंगा, जैस्मिन चिल्लाई। ये पहली बार था जब छोटी लड़की आसमान में उड़ी थी। वो बहुत उत्साहित थी। नीचे देखने पर वो केवल एक धुंधली दुनिया देख सकती थी। दोपहर में रुद्रसेन और जैस्मिन वापस आ गए। एल्डर शिखर ने कहा, वापस जाओ और पैकअप करो, हम जल्द ही जा रहे हैं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। जाओ, शशि और कोमल को बुलाओ। ठीक है, जैस्मिन ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और आराम से और खुश होने वाले तरीके से अपने निवास की ओर चल दी। अरे, तुम लोग कौन हो? जल्दी करो और मुझे जाने दो। बिग ब्रदर रुद्र, मुझे बचाओ। अचानक जैस्मिन की डरी हुई आवाज सुनाई दी। एल्डर शिखर और रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए। सरसराहट। रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी, जो एल्डर शिखर की तुलना में बहुत तेज थी। इनकी गति इतनी तेज थी कि एल्डर शिखर भी दंग रह गए। रुद्रसेन ने मोर्चा संभाला और हॉल से बाहर निकल गए। उसने देखा कि जैस्मिन को विकृत काले कोहरे की एक गेंद ढक रही है। तुम कौन हो? जल्दी करो और जैस्मिन को छोड़ दो। रुद्रसेन ने उग्र रूप से धाड़ लगाई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये व्यक्ति कौन था या उसकी साधना क्या थी। वो बस जैस्मिन को जल्दी से बचाना चाहता था। धड़ाम। हालांकि काली धुंध में स्थित अस्तित्व बहुत भयानक था, एक भयानक आभा फैल गई। फिर राक्षसी कियों की एक ठंडा में राक्षसी हाथ में बदल गया, जिसने रुद्रसेन की गर्दन पकड़ ली और रुद्रसेन को हवा में उठा लिया। तुम एक चींटी की तरह कमजोर हो। तुम मेरे सामने, अजय सम्राट के सामने अहंकार से काम करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें चींटी की तरह कुचल सकता हूं। काले कोहरे से एक भयानक आवाज आई। मेरे बड़े भाई रुद्र को जाने दो, मेरे बड़े भाई रुद्र को जाने दो। जैस्मिन ने भयंकर संघर्ष किया। अजय सम्राट नामक महस्यमय व्यक्ति की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मेरे कबीले ने चुना है, आप उसके लिए भावनाएं कैसे रख सकते हैं? इस लड़के को मार दिया जाना चाहिए। अजय सम्राट की आवाज हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वो रुद्रसेन की गर्दन तोड़ने वाला था। तोड़ना। एल्डर शिखर ने दौड़कर अजय सम्राट पर हमला कर दिया। ओह, कोई अच्छी खेती वाला आया है। अजय सम्राट ने थोड़ी भौएं सिकोड़ी और एल्डर शिखर पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। बैंग। बड़े शिखर और अजय सम्राट ने एक दूसरे पर हमला किया।
एल्डर शिखर का लक्ष्य अजय सम्राट को मारना नहीं था, बल्कि रुद्रसेन को बचाना था। वो जल्दी से रुद्रसेन के सामने प्रकट हुए और काले कोहरे से बने राक्षसी हाथ को नष्ट कर दिया। तुम किस्मत वाले हो लड़के, अजय सम्राट ने ठंडी से हंसी और विकृत काला कोहरा आकाश में उड़ गया। जैस्मिन को जाने दो, रुद्रसेन ने गुस्से से चिल्लाया। वो अजय सम्राट का पीछा करना चाहता था। नहीं, वो तुम्हें मारना चाहता है। तुम यहीं रहो, मैं उसका पीछा करूंगा। एल्डर शिखर आगे बढ़े। लानत है, लानत है। रुद्रसेन ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। वो हार मानने को तैयार नहीं था। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, रुद्रसेन उन्माद से चिल्लाया। अगर वो पर्याप्त मजबूत होता तो वो वापस लड़ सकता था। अगर वो पर्याप्त मजबूत होता तो अजय सम्राट उसके साथ चींटी की तरह व्यवहार नहीं करता। अगर वो पर्याप्त मजबूत होता तो वो जैस्मिन को बचाने में सक्षम होता। ओल्ड गीजर, तुम अभी भी पर्याप्त मजबूत होने से बहुत दूर हो, अजय सम्राट ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। अजय दिव्य पंच, अजय सम्राट चिल्लाया। उन्होंने एल्डर शिखर पर मुक्का मारा। बिजंग, शून्य में संघनित एक विशाल मुट्ठी प्रिंट। उस मुट्ठी चिन्ह ने आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और तुरंत एल्डर शिखर की ओर विस्फोट किया। ये डरावना था। बड़े शिखर के हाव भाव काफी बदल गए। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक मंत्र का उपयोग किया और एक क्रूर विश्व को संघनित किया, जिसने अपने नुकीले दांतों को नंगे कर लिया और पंजे लहराए। बैंग, एक हिंसक टकराव की आवाज के साथ एल्डर शिखर की दिव्य क्षमता टूट गई। फिर हमले ने तुरंत एल्डर शिखर को नीचे गिरा दिया। बड़े शिखर का शरीर घर में घुस गया। घर तुरंत ढह गया, जिससे बड़े शिखर दब गए। झपट्टा मारना। अजय सम्राट ने जैस्मिन को पकड़ लिया और उड़ गया। रहो, युविका के कमरे से एक ठंडी आवाज आई। एक क्षण बाद आकाश में एक सुंदर आकृति दिखाई दी और हवा को पकड़ लिया। अजय सम्राट तुरंत कैद हो गया। सैवेज लैंड में इतना मजबूत किसान है, कितना आश्चर्य है। लेकिन इसी समय 9 स्वर्गों से एक गहरी आवाज आई। शिक्षक, अजय सम्राट चिल्लाया। रुद्रसेन चकित रह गया। अजय सम्राट ही पहले से इतना मजबूत था, उसका शिक्षक कितना मजबूत होगा। उसने आकाश की ओर देखा और देखा कि 9 स्वर्गों के ऊपर गर्व से एक आकृति खड़ी है। धर्म शक्तियों से संघनित आकाशीय ड्रैगन रहस्यमय कृषक के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तुम कौन हो? युविका के चेहरे पर एक बेहद गंभीर भाव दिखाई दिया। दानव सम्राट ताहिर, शक्तिशाली किसान ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? दानव सम्राट ताहिर, आप किस दुनिया से हैं? युविका के हाव भाव बदल गए। चूंकि आप जानते हैं, आपको पीछे हटना चाहिए। मेरे रास्ते में मत आओ। दानव सम्राट ताहिर उदासीन लग रहा था। तुम जैस्मिन को क्यों ले गए? युविका ने ठंडे स्वर में पूछा। रहस्यमय यिन हर 10 लाख साल में एक बार पुनर्जन्म लेता है। दानव सम्राट ताहिर की आवाज ठंडी थी। रहस्यमय यिन? युविका चौंक गई। जैस्मिन पौराणिक रहस्यमय यिन थी। युविका भी रहस्यमय यिन की तलाश में थी, लेकिन उसे जैस्मिन होने की उम्मीद नहीं थी। फिर हमें जैस्मिन को यहां रखना होगा। युविका ने अजय सम्राट पर हमला किया। दानव अराजकता, दानव सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। असीम दानव प्रकाश ने युविका को अपनी चपेट में ले लिया। गैलेक्सी फिस्ट, युविका चिल्लाई। उसने अपने दाहिने हाथ से मुक्का मारा और एक चमकदार आकाश गंगा दिखाई दी। बैंग, दोनों पक्ष टकरा गए और युविका को हजारों मीटर दूर उड़ते हुए भेज दिया गया। ये अविश्वसनीय है कि आप इस दुनिया में इतने उच्च साधना स्तर पर पहुंच गए हैं। लेकिन बस इतना ही, एक और 10,000 वर्षों तक खेती करो और तुम मुझे चुनौती देने में सक्षम हो सकते हो। दानव सम्राट ने अपना हाथ लहराया और आकाश को फाड़ दिया। उसने अजय सम्राट और जैस्मीन को पकड़ लिया और वे गायब हो गए। रुद्रसेन का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसकी मुट्ठियां कसकर आपस में बंधी हुई थीं। उसकी आंखें अनंतहीन क्रोध और अनिच्छा से भर गईं। उसने पहले कभी इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था। लेकिन आज वो आखिरकार जानता था कि चींटी होने का क्या मतलब है। सम्राट बाली उनसे ज्यादा उम्र के नहीं लगते थे। हालांकि उसने जो कुछ भी किया, वो राक्षसी क्यू के एक स्ट्रैंड को जोड़ा जो एक बड़े हाथ में बदल गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। ये चींटी को कुचलने जैसा आसान था। रुद्रसेन को एक अभूतपूर्व अपमान महसूस हुआ। जैस्मिन, रुद्रसेन ने दांत पीस लिए। वो मजबूत बनना चाहता था। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। रुद्रसेन मजबूत बनना चाहते थे। बैंग, एल्डर शिखर खंडहर से बाहर निकल आया। उसने जोर से खांसते हुए देखा कि रुद्रसेन अपना सिर नीचे करके कांप रहा है। एल्डर शिखर ने आकर रुद्रसेन को कंधे पर थपथपाया। बच्चा, निराश मत होइए। अपनी प्रतिभा के साथ आप देर सवेर पकड़ लेंगे। इसके अलावा जैस्मिन ठीक होगी। वास्तव में? क्या जैस्मिन वाकई ठीक होगी? जैस्मिन ने उम्मीद से एल्डर शिखर की ओर देखा।
मार्शल स्पिरिट हॉल के विशेषज्ञ जल्दी से इकट्ठे हो गए और एल्डर शिखर द्वारा तितर-बितर कर दिए गए। युविका ने आह भरते हुए कहा, वो ठीक हो जाएगी, यहाँ तक कि अगर वो नज़रबंद है तो भी उसका जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रसिद्ध रहस्यमय यिन है। एक रहस्यमय यिन क्या है? रुद्रसेन ने पूछा। ये एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली काया है। रहस्यमय यिन की काया हर 10 लाख साल में एक बार पुनर्जन्म लेती है। युविका ने कहा, समय की गणना करते हुए रहस्यमय यिन को इस समय के आसपास पुनर्जन्म लेना चाहिए। लोंगहू पर्वत पर अटकल मास्टर ने अनुमान लगाया कि रहस्यमय यिन का पुनर्जन्मित शरीर पूर्वी प्रांत में था। मैं यहाँ रहस्यमय यिन को फाइंड करने आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैस्मिन रहस्यमय यिन होगी। एक विशेष काया? ये किस प्रकार की काया है? रुद्रसेन ने अविश्वास से पूछा। चाहे वो युविका हो या रहस्यमय दानव सम्राट ताहिर, वे सभी जानबूझकर रहस्यमय यिन की तलाश कर रहे थे। ये एक अकल्पनीय रूप से भयानक काया होनी चाहिए, है ना? ऐसा कहा जाता है कि रहस्यमय यिन के शरीर में 3 प्रकृति विरोधी गुण हैं। युविका ने थोड़ी भौहें सिकुड़ लीं। उसकी अभिव्यक्ति डर से भर गई। उसने कहा, पहला रहस्यमय यिन की मार्शल आविधि है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक अत्यंत अत्याचारी मार्शल आविधि है। ये मार्शल आविधि अपनी मार्शल आविधि को असीमित रूप से बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों की मार्शल आविधियों को खा सकती है। असीमित सुधार? रुद्रसेन के हाव-भाव अचानक बदल गए। वो जानता था कि अपनी मार्शल आविधि को अपग्रेड करना कितना मुश्किल था। उसकी भक्षण करने वाली मार्शल आविधि, दूसरा अपग्रेड 3 ब्लूस्टोन मार्शल तावीज़ों को खोजने के लिए अनगिनत कठिनाइयों से गुजरने के बाद हासिल हुआ। तीसरा अपग्रेड अभी भी दूर था, लेकिन रहस्यमय यिन की मार्शल आविधि को असीमित रूप से सुधारा जा सकता था। ये बस अकल्पनीय था। युविका ने कहा, दूसरी क्षमता ब्लड लाइन मेमोरी है। इस बिंदु पर युविका के चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दिए। उसने जारी रखा, अफवाह यह है कि रहस्यमय यिन के ब्लड लाइन में 3700 तय प्रकार की सर्वोच्च दिव्य क्षमताएं हैं। हिस! रुद्रसेन ने ठंडी हवा का एक झोंका चूसा। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि इसका क्या मतलब है। एक शीर्ष पायदान की दिव्य क्षमता अक्सर एक शीर्ष पायदान की शक्ति स्थापित कर सकती है। 3700 तय प्रकार की तौप की दिव्य क्षमताएं? यदि कोई उन्हें सीख सकता है तो वो व्यक्ति हेवन विरोधी कैसे होगा? युविका ने कहा, तीसरी क्षमता स्लॉटर स्पेस है। इंटरस्पेस का वध क्या है? रुद्रसेन के हाव-भाव थोड़े बदल गए। एक बार जब रहस्यमय यिन जागृत हो जाएगी तो 2 रास्ते होंगे। पहला, अगर उसे अच्छाई की ओर ले जाया जाता है तो वो एक दयालु व्यक्ति बन सकती है। दूसरा, अगर उसे बुराई की ओर ले जाया जाता है तो वो भयानक स्लॉटर स्पेस को पुनर्जीवित करेगी। स्लॉटर स्पेस एक भयानक क्षमता है। जो भी कोई इसमें घिरा हुआ है वो निश्चित रूप से स्लॉटर स्पेस के लिए पोषण बन जाएगा। रहस्यमय यिन को शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे उसे अपनी ताकत को निरंतर सुधारने में मदद मिलेगी। ये सुनकर रुद्रसेन के हाव-भाव अत्यंत कुरूप हो गए। ताहिर, दानव सम्राट, स्पष्ट रूप से एक दुष्ट विशेषज्ञ था। वो जैस्मिन को अच्छाई की ओर कैसे ले जा सकता था? वे निश्चित रूप से जैस्मिन को दुष्ट रहस्यमय यिन में बदलने का एक तरीका सोचेंगे। वे कौन हैं? रुद्रसेन ने उदास स्वर में कहा। यदि आप जानना चाहते हैं कि वे कौन हैं, तो जब आप सृष्टि क्षेत्र में खेती करते हैं तो मुझे मिलिए। ये नियांग, नवनिर्माण, जीवन और मृत्यु, पुनर्जन्म, ये पृथ्वी क्षेत्र स्तर 4 है। रुद्रसेन केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सका। तो इसे ये जानने का भी अधिकार नहीं था कि वे कौन थे। मैं समझता हूं, रुद्रसेन बुदबुदाया। मुझे उम्मीद है कि आप शासी और कोमल का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल, बड़े शिखर ने सिर हिलाया। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी से सलाम किया और दूर चले गए। बड़े शिखर को रुद्रसेन को बुलाना था, लेकिन युविका ने उसे रोक किया। युविका ने आह भरते हुए कहा, आज का प्रभाव उस पर बहुत अधिक था। मास्टर, क्या वो इसकी वजह से उदास हो जाएगा? बड़े शिखर ने चिंतित होकर पूछा। बूम! दूरी में एक भयानक युद्ध का इरादा दुनिया भर में फैल गया और फैल गया। रुद्रसेन आकाश में उड़ गया और दूर तक उड़ गया। रुद्रसेन से निकलने वाले शक्तिशाली युद्ध के इरादे को भांपते हुए एल्डर शिखर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, कितना चौंकाने वाला युद्ध का इरादा है। इस आदमी ने वास्तव में इतनी जल्दी अपने पतन से छुटकारा पा लिया और फिर से लड़ने की भावना से भर गया। यही उसके बारे में वास्तव में भयानक है। उसकी इच्छा बस बहुत शक्तिशाली है। बड़े शिखर, आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे कोई उच्च क्षेत्र में जाता है, प्रतिभा गौण हो जाती है। किसी की इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी, उसकी भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। उदाहरण के लिए हमारी मानव जाति के 100 संतों को लें। जब वे छोटे थे तो कुछ संत थे जिन्हें उनकी प्रतिभा की कमी के कारण उनके संप्रदायों से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में वे प्राचीन संत सम्राट बन गए। हाँ, बड़े शिखर ने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि फायर किलिन कैसा कर रहा है।
रुद्रसेन ने थोड़ा भौएं चढ़ाते हुए चिन मार्शल देश की दिशा में उड़ान भरी। उन्होंने मार्शल स्पिरिट पैलेस के लोगों का अनुसरण किया और किंग यांग संप्रदाय छोड़ दिया। फायर किलिन ने किंग यांग संप्रदाय के पूर्वजों की कब्रों को खोदने के लिए अथाह दाववादी का अनुसरण किया। वह नहीं जानता था कि वह सफलतापूर्वक भाग गया था या नहीं, लेकिन अथाह दाववादी और फायर किलिन की चतुराई को देखते हुए उनके लिए भागने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आधे महीने बाद रुद्रसेन एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में लौट आए। मास्टर, आप अंत में वापस आ गए हैं। डेजी ने आपको बहुत याद किया, डेजी ने लाल चेहरे के साथ कहा। रुद्रसेन ने प्यार से डेजी के छोटे से सिर को रगड़ा और कहा कि जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या आपने खेती करना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं, डेजी बहुत मेहनती हैं। डेजी ने अपनी छोटी मुट्ठी लहराई और कहा। दोपहर में रुद्रसेन ने ड्रैगन इंस्टीट्यूट के ऊपरी सोपानों को इकट्ठा किया और काम का विभाजन किया। साथ ही उन्होंने उनसे कहा कि वो जल्द ही चले जाएंगे और मार्शल स्पिरिट पैलेस में शामिल हो जाएंगे। ड्रैगन इंस्टीट्यूट के ऊपरी सोपान बहुत खुश थे क्योंकि वे मार्शल स्पिरिट पैलेस के बारे में जानते थे। इसके बाद रुद्रसेन वेनरेन कांगलान से मिलने गए और उन्हें इस मामले के बारे में बताया। वेनरेन कांगलान ने सिर हिलाते हुए कहा कि मार्शल स्पिरिट पैलेस भी जाने की एक अच्छी जगह है। मैं इस मामले के बारे में संस्थान के मास्टर को सूचित करूंगा। मुझे यकीन है कि इंस्टीट्यूट मास्टर आपके लिए खुश होंगे। रुद्रसेन 3 दिनों तक शाही राजधानी में रहे और शनाया देवयानी के साथ एक छोटा पुनर्मिलन किया। फिर उन्होंने इंपीरियल कैपिटल छोड़ दिया और अपने परिवार के पास लौट आए। जब रुद्रसेन वापस लौटा तो पूरे सेन कबीले को लालटेनों और बैनरों से सजाया गया था। ये अच्छा है कि आप वापस आ गए हैं। रुद्रसेन के तीसरे चाचा धर्मसेन ने रुद्रसेन को एक भालू से गले लगा लिया। तीसरे चाचा रुद्रसेन ने धर्मसेन को वापस गले लगा लिया। जब ऋषभ सेन, पहले बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और अन्य लोगों ने सुना कि रुद्रसेन वापस आ गए हैं तो वे जल्दी से बाहर आ गए। दादाजी, पहले चाचा, दूसरे चाचा, रुद्रसेन ने सेन कबीले के बुजुर्गों को प्रणाम किया। अच्छा लड़का, हम परिवार हैं, ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छा है कि आप वापस आ गए हैं। ऋषभ सेन प्यार से मुस्कुराए। रुद्रसेन ने चारों ओर देखा लेकिन अपने पिता को नहीं देखा, इसलिए उन्होंने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, मेरे पिता कहाँ हैं? ऋषभ सेन ने कहा, चलो वापस चलते हैं और बात करते हैं। ऋषभ सेन और अन्य उच्चाधिकारी रुद्रसेन के पीछे पीछे मुख्य हॉल तक पहुंच गए। ऋषभ सेन ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारे पिता को जाने को आधे साल से अधिक समय हो गया है। जाने से पहले उसने हमें तुम्हें न बताने को कहा क्योंकि वह तुम्हारी खेती में बाधा नहीं डालना चाहते थे। ये वो जेट ट्यूब है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, ऋषभ सेन ने एक जेट ट्यूब निकाली और रुद्रसेन को दे दी। रुद्रसेन ने पूछा, पिताजी कहाँ गए थे? ऋषभ सेन ने कहा, जेट ट्यूब की सामग्री को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अपने कमरे में वापस रुद्रसेन ने अपने पिता द्वारा उनके लिए छोड़ी गई जेट ट्यूब निकाली। उसकी दिव्य समृद्धि जेट ट्यूब में प्रवेश कर गई। एक पल में दुनिया घूमने लगी। रुद्रसेन को अचानक एहसास हुआ कि वह एक रहस्यमयी यंत्र में आ गए हैं, एक स्पेस टाइम परिवर्तन अरे। रुद्रसेन चौंक गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह स्वर्ग ग्रेट स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन अरे होगा। उनके पिता की खेती का स्तर ऊंचा नहीं लग रहा था। रुको, क्या वो वास्तव में अपने पिता को अच्छे से जानते थे? रुद्रसेन को अचानक एहसास हुआ कि इन 19 वर्षों में वो वास्तव में अपने पिता को बिल्कुल नहीं समझते थे। रुद्रसेन की यादों में उनके पिता हमेशा कम बोलने वाले व्यक्ति थे और हमेशा घायल होते थे। जब वे छोटे थे तो रुद्रसेन ने उनसे उनकी माँ के बारे में पूछा था, लेकिन उसके पिता ने उसे नहीं बताया। वो बस चुप रहा। बाद में रुद्रसेन को पता चला कि वो अन्य बच्चों से अलग थे। उनके केवल पिता थे और कोई माँ नहीं थी। लेकिन रुद्रसेन ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने खेती करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने पिता का गौरव बनेंगे। रुद्र, एक कोमल आवाज अचानक सुनाई दी। रुद्रसेन को वापस स्पेस टाइम में वापस खींच ले आई जहां जेट ट्यूब स्थित थी। रुद्रसेन ने अपने पिता को कुछ दूरी पर खड़े हुए देखा और कोमल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। पिताजी, आप कहाँ गए थे? रुद्रसेन ने पूछा। वह अभी भी अपने शौक से उबर नहीं पाया था। रुद्रसेन को नहीं पता था कि उनके पिता द्वारा छोड़ी गई जेट ट्यूब में हेवन रैंक स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन एरे क्यों है। यहां तक कि सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों में भी बहुत कम लोग थे जो इस तरह की भयानक सरणी स्थापित कर सकते थे। उनके पिता ऐसा क्यों कर पाए? जब तक कि आपने इस विकृत स्पेस टाइम में प्रवेश किया तब तक मैं सर्वालोक महाद्वीप छोड़ चुका था। रितेंद्र सेन की आवाज सुनाई दी। छोड़ सर्वालोक महाद्वीप? ऐसा कैसे संभव है? रुद्रसेन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एक बार अग्नि किलिन को यह कहते हुए सुना था कि केवल देवता ही सर्वालोक महाद्वीप छोड़ सकते हैं। पृथ्वी क्षेत्र के 4 स्वर्ग चरण यिन यांग, भाग्य, जीवन और मृत्यु, पुनर्जन्म, केवल वे ही जो पुनर्जन्म क्षेत्र को पार कर चुके थे वे ही पौराणिक ईश्वर क्षेत्र तक पहुंच सकते थे। पिता, एक देवता की साधना का आधार? मुझे पता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो आप नहीं समझते हैं, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। शायद आपके दादाजी को भी नहीं पता होगा।
हमारा गोत्र तो गोत्र की एक शाखा है। इसके बाद मैं यात्रा करने के लिए बाहर गया और हमारे गोत्र के अमर रक्त को जगाया। इस तरह मैं धीरे धीरे हमारे गोत्र के रहस्यों को समझ गया। अब आप बड़े हो गए हैं, भले ही आपका अमर रक्त अभी तक नहीं जागा है। मुझे यकीन है कि लंबे समय बाद जैसे जैसे आपकी साधना का स्तर बढ़ेगा, आपका अमर रक्त जाग जाएगा। रितेंद्र सेन ने अचानक कहा। अमर रक्त रेखा? रुद्रसेन के दिल की धड़कन रुक गई। उसने युविका की चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के बारे में सोचा जब उसने रहस्यमय यिन दानव महिला के बारे में बात की। रहस्यमय यिन दानव महिला की रक्तरेखा सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अकल्पनीय रूप से भयानक थी। जहां तक अमर वंश की बात है, नाम से ही ये शायद रहस्यमय यिन दानव महिला की रक्तरेखा से भी अधिक मजबूत थी। जिस साल मैंने अपनी रक्तरेखा जगाई, मुझे आपकी मां का पता चला। रितेंद्र सेन की आवाज कोमल हो गई। उसके बाद हमने तुम्हें जन्म दिया। रितेंद्र सेन ने रुद्रसेन की ओर गर्मजोशी से देखा। मां, रुद्रसेन बुदबुदाया। ये पहली बार था जब उसके पिता ने अपनी मां के बारे में बात की थी। उसके बाद कुछ भयानक हुआ। रितेंद्र सेन का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। आपकी मां को तारों वाले आकाश की दुनिया की गहराई में 9 स्वर्ग भगवान शोक ताबूत द्वारा दबाया गया था। मुझे डाओ की चोट लगी थी। तुम्हारे चाचा और मैं तुम्हें लेकर उस दुनिया से भाग गए। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे चाचा की स्टारी स्काई वर्ल्ड में मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें वापस सर्वालोक महाद्वीप में ले आया। चाचा, रुद्रसेन के आंसू बह निकले। तो उनके एक चाचा थे, और जब वो अभी बच्चा था तब उसकी रक्षा के लिए उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी। ये एक चाचा था जिसे वो पहले कभी नहीं मिला था। ठीक ऐसे ही वो ठंडे और अंधकारमय तारों वाले आकाश में मर गया था। जब से मैं लौटा हूं, मैंने अपने दादाजी को कभी नहीं बताया कि मैं इन सभी वर्षों से क्या कर रहा हूं। हमारी वंशावली एक परित्यक्त रक्त रेखा है। हमारी वंशावली लंबे समय से निष्क्रिय रही है। ये केवल मेरी पीढ़ी में था कि अमर रक्त रेखा जागृत हुई थी। मेरा भौतिक शरीर अमर है, अन्यथा मैं तारों वाले आकाश में भी मर सकता था। रितेंद्र सेन बड़बड़ाया। मैंने सोचा था कि ये एक रहस्य होगा और मैं जीवन भर इसके बारे में कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सोचने के लिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। जहां तक आपकी बात है, आपको अपनी मां की स्वर्ग भक्षण मार्शल आत्मा भी विरासत में मिली है। यदि आप एक दिन पुनर्जन्म क्षेत्र में खेती कर सकते हैं तो आप अनंत महासागर को पार कर सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो जाएं और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसे डुगुहा कहा जाता है। वो अतीत में मेरा मित्र था और वो आपकी साधना जारी रखने में आपकी सहायता करेगा। हमारे ठिकाने के बारे में मत पूछो। तुम्हारी मां और मैं चाहते हैं कि तुम अच्छी तरह से जीवित रहो। रितेंद्र सेन का आकार फीका पड़ रहा था। नहीं पिताजी, गायब मत हो। पिताजी, आप कहाँ चले गए? आप किस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं? मेरी माँ को किसने सील कर दिया? कौन तुम्हें मारना चाहता है? मेरे चाचा को किसने मारा? मेरी माँ को 9 हेवेंस ताबूत में कहाँ सील किया गया था? पिताजी, गायब मत होइए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बताइए कि आपको कैसे खोजा जाए। रुद्रसेन चिल्लाया। उसने अपने पिता की बातों से बहुत कुछ सीखा था। उस समय उसके पिता, उसकी मां, उसके चाचा, वे सभी देवताओं के स्तर तक पहुंच गए होंगे, लेकिन फिर भी वे उस दुनिया से भागने में कामयाब हो गए थे। उसकी मां को तारों वाले आकाश की गहराई में 9 हेवेंस ताबूत में सील कर दिया गया था। वो नहीं जानता था कि वो अभी भी जीवित है या नहीं। उसकी रक्षा करने की कोशिश में उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता, क्या वो अपनी मां को खोजने के लिए तारों वाले आकाश की गहराई में जा रहे थे? उसने इतना अनंत दुख क्यों सुना? क्या उसके पिता को पता था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे? बेटा, तुम्हारी मां और मैं चाहते हैं कि तुम जीवित रहो, अच्छी तरह से जीवित रहो। हमें ढूंढने मत आना, रितेंद्र सेन ने कहा। रितेंद्र सेन ने कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो फिर से रुद्रसेन के हाथ को छूना चाहता था, लेकिन उसकी छाप हवा में विलुप्त हो गई। जब रुद्रसेन वापस लौटा तो पूरे सेन कबीले को लालटेन और बैनरों से सजाया गया था। ये अच्छा है कि आप वापस आ गए हैं। रुद्रसेन के तीसरे चाचा धर्मसेन ने रुद्रसेन को एक भालू से गले लगाया। तीसरा चाचा रुद्रसेन ने धर्मसेन को वापस गले लगा लिया। जाओ और अपने दादा और दूसरे चाचा को नमस्ते कहो, धर्मसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। धर्मसेन ने अपने इस भतीजे को देखकर अतुलनीय गर्व महसूस किया। जब ऋषभ सेन, पहले बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और अन्य लोगों ने सुना कि रुद्रसेन वापस आ गए हैं तो वे जल्दी से बाहर आ गए। दावाजी, पहले चाचा, दूसरे चाचा। रुद्रसेन ने सेन कबीले के बुजुर्गों को प्रणाम किया।
अच्छा लड़का, हम परिवार हैं, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अच्छा है कि आप वापस आ गए हैं। ऋषभ सेन प्यार से मुस्कुराया। रुद्रसेन ने चारों ओर देखा, लेकिन अपने पिता को नहीं देखा। इसलिए उन्होंने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, मेरे पिता कहाँ हैं? ऋषभ सेन ने कहा, चलो वापस जाते हैं और बात करते हैं। ऋषभ सेन और अन्य उच्च अधिकारियों ने रुद्रसेन के पीछे पीछे मुख्य हॉल तक प्रवेश किया। ऋषभ सेन ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारे पिता को जाने को आधे साल से अधिक समय हो गया है। जाने से पहले उसने हमें आपको नहीं बताने के लिए कहा था, क्योंकि वो आपकी खेती में खलल नहीं डालना चाहते थे। ये वो जेट ट्यूब है जो आपके पिता ने आपके लिए छोड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, ऋषभ सेन ने एक जेट ट्यूब निकाली और रुद्रसेन को दे दी। पिता कहाँ गए थे? ऋषभ सेन ने कहा, जेट ट्यूब की सामग्री को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अपने कमरे में वापस। रुद्रसेन ने अपने पिता द्वारा उनके लिए छोड़ी गई जेट ट्यूब को बाहर निकाला। उसकी दिव्य भावना जेट ट्यूब में प्रवेश कर गई। एक पल में दुनिया घूमने लगी। रुद्रसेन को अचानक एहसास हुआ कि वो एक रहस्यमयी जगह में आ गए हैं। एक अंतरिक्ष समय परिवर्तन सरणी? रुद्रसेन चौंक गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये स्वर्ग श्रेणी का स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन एरे होगा। रुद्रसेन का पहला विचार था कि यह असंभव है। उनके पिता की साधना का स्तर ऊंचा नहीं लग रहा था। रुको, क्या वो वास्तव में अपने पिता को अच्छी तरह से जानते थे? रुद्रसेन को अचानक एहसास हुआ कि इन 19 वर्षों में वो वास्तव में अपने पिता को बिल्कुल नहीं समझते थे। रुद्रसेन की यादों में उनके पिता हमेशा कम बोलने वाले व्यक्ति थे और हमेशा घायल होते थे। जब वो छोटे थे तब रुद्रसेन ने उनसे उनकी मां के बारे में पूछा था, लेकिन उसके पिता ने उसे नहीं बताया। वो बस चुप रहा। बाद में रुद्रसेन को पता चला कि वो अन्य बच्चों से अलग है। उनके केवल पिता थे और कोई मां नहीं थी। लेकिन रुद्रसेन ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने पिता का गौरव बनने की उम्मीद में खेती करने के लिए कड़ी मेहनत की। रुद्र, एक कोमल आवाज अचानक सुनाई दी। रुद्रसेन को अंतरिक्ष समय में वापस खींच लिया, जहां जेट ट्यूब स्थित थी। रुद्रसेन ने अपने पिता रितेंद्र सेन को कुछ दूरी पर खड़े देखा और कोमल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। पिताजी, आप कहाँ गए थे? वो अभी भी अपने सदमे से उभर नहीं पाया था। रुद्रसेन को नहीं पता था कि उनके पिता द्वारा छोड़ी गई जेट ट्यूब में हेवन रैंक स्पेस टाइम कन्वर्जन एरे क्यों था। यहां तक कि सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों में भी बहुत कम लोग थे जो इस तरह की भयानक सरणी स्थापित कर सकते थे। उनके पिता ऐसा क्यों कर पाए थे? जब तक आपने इस विकृत अंतरिक्ष समय में प्रवेश किया, तब तक मैं पहले ही सर्वालोक महाद्वीप छोड़ चुका था। रितेंद्र सेन की आवाज सुनाई दी। छोड़ दिया? सर्वालोक महाद्वीप? वो कैसे संभव है? रुद्रसेन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एक बार अग्नि किलिन को यह कहते सुना था कि केवल देवता ही सर्वालोक महाद्वीप छोड़ सकते हैं। पृथ्वी क्षेत्र के 4 स्वर्ग चरण, इन यांग, भाग्य, मृत्यु, पुनर्जन्म, केवल वे ही जो पुनर्जन्म क्षेत्र को पार कर चुके थे, वे ही पौराणिक ईश्वर क्षेत्र तक पहुंच सकते थे। पिता, एक देवता की साधना का आधार? मुझे पता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो आप नहीं समझते हैं, लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। शायद आपके दादाजी को भी नहीं पता होगा। हमारा वंश तो वंश की एक शाखा है। इसके बाद मैं बाहर यात्रा करने गया और हमारे कबीले के अमर रक्त को जगाया। इस तरह मैं धीरे धीरे हमारे कबीले के रहस्यों को समझ गया। अब तुम बड़े हो गए हो। भले ही तुम्हारा अमर रक्त अभी तक नहीं जागा है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत लंबे समय बाद जैसे जैसे तुम्हारी साधना का स्तर बढ़ेगा, तुम्हारा अमर रक्त जाग जाएगा। रितेंद्र सेन ने अचानक कहा। अमर रक्त रेखा? रुद्रसेन की दिल की धड़कन रुक गई। उसने युविका की चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के बारे में सोचा। रहस्यमयी यिन दानव महिला की रक्त रेखा सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अकल्पनीय रूप से भयानक थी। जहां तक अमर रक्त रेखा की बात थी, सिर्फ नाम से ही ये शायद रहस्यमयी यिन दानव महिला की रक्त रेखा से भी ज्यादा मजबूत थी। जिस साल मैंने अपनी रक्त रेखा जगाई, उस साल मैंने आपकी मां को पता लगाया। रितेंद्र सेन की आवाज कोमल हो गई। उसके बाद हमने तुम्हें जन्म दिया। रितेंद्र सेन ने रुद्रसेन की ओर गर्मजोशी से देखा। मां, रुद्रसेन बुदबुदाया। ये पहली बार था जब उसके पिता ने अपनी मां के बारे में बात की थी। उसके बाद कुछ भयानक हुआ। रितेंद्र सेन का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। आपकी मां को तारों वाली दुनिया की गहराई में 9 स्वर्ग भगवान शोक ताबूत द्वारा दबा दिया गया था। मुझे डाव की चोट लगी थी। तुम्हारे चाचा और मैं तुम्हें लेकर उस दुनिया से भाग निकले। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे चाचा की स्टारी स्काई वर्ल्ड में मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें वापस सर्वालोक महाद्वीप में ले आया। अंकल, रुद्रसेन के आंसू निकल आए। तो उनका एक चाचा था, और जब वो अभी एक बच्चा था तब उसकी रक्षा के लिए उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी।
ये एक चाचा था जिससे वो कभी नहीं मिला था। ठीक ऐसे ही वो ठंडे और अंधकारमय तारों वाले आकाश में मर गया था। जब से मैं लौटा हूं, मैंने अपने दादाजी को कभी नहीं बताया कि मैं इन सारे सालों से क्या कर रहा था। हमारी वंशावली एक परित्यक्त रक्तरेखा है। हमारी वंशावली लंबे समय से निष्क्रिय है। ये केवल मेरी ही पीढ़ी में था जब अमर रक्तरेखा जागी थी। मेरा भौतिक शरीर अमर है, अन्यथा मैं तारों वाले आकाश में भी मर सकता था। रितेंद्र सेन बड़बड़ाया। मैंने सोचा था कि ये एक रहस्य होगा और मैं जीवन भर इसके बारे में कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सोचने के लिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। जहां तक आपकी बात है, आपको अपनी माँ की स्वर्ग भक्षाण मार्शल स्पेड भी विरासत में मिली है। यदि आप एक दिन पुनर्जन्म राज्य में खेती कर सकते हैं तो आप अंतहीन महासागर को पार कर सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो जाएं और यमन देव नामक किसी व्यक्ति की तलाश करें। वो अतीत में मेरा मित्र था और वो आपकी साधना जारी रखने में आपकी सहायता करेगा। हमारे ठिकाने के बारे में मत पूछो। आपकी माँ और मैं चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से जीवित रहें। रितेंद्र सेन ने कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो फिर से रुद्रसेन के हाथ को छूना चाहता था, लेकिन उसकी छाप हवा में गायब हो गई। आनंद प्राचीन राजधानी पूर्वी काउंटी की 10 महान प्राचीन राजधानियों में से एक थी। ये पूर्वी काउंटी का सबसे मजबूत और सबसे रहस्यमय संगठन था। आनंद प्राचीन राजधानी अन्य प्राचीन शहरों से अलग थी। अन्य प्राचीन शहरों में कई प्राचीन संगठन थे, लेकिन आनंद प्राचीन राजधानी का केवल एक संगठन था। नगर स्वामी आनंद देव ने पूरे आनंद प्राचीन शहर को नियंत्रित किया। इस दिन आनंद देव ने शहर में एक वेदी स्थापित की थी और उस पर एक छोटा सा सोने का आदमी था। आनंद देव रहस्यमय स्वर्ण पुरुष की पूजा करने के लिए आनंद प्राचीन राजधानी के उच्च पदाधिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। गनगनाहट। अचानक आकाश में एक चौंकाने वाला उतार चढ़ाव दिखाई दिया और एक शक्तिशाली ऊर्जा सुनहरे आदमी के शरीर में डाली गई। स्विश स्विश। सुनहरे आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं। इसने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की जिससे लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ गई। महान अमर यहां है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। आनंद देव और आनंद प्राचीन राजधानी के उच्च पदाधिकारियों ने स्वर्ण पुरुष को प्रणाम किया। आनंद देव और आनंद प्राचीन राजधानी के लोग परम अमर का अभिवादन करते हैं। फिर आनंद देव और अन्य लोगों ने 3 बार घुटने टेके और 9 बार प्रणाम किया। स्वर्ण आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सरन, आनंद देव ने जवाब दिया, लेकिन वो उठा नहीं। वो अभी भी जमीन पर घुटने टेके हुए था। स्वर्ण पुरुष ने कहा, आनंद देव, अमर का फरमान प्राप्त करो। जब आनंद देव ने गोल्डन मैन की बात सुनी तो वो जल्दी से घुटने पर बैठ गए। उन्होंने अपना बट्टा बाहर निकाला। वो बेहद पवित्र लग रहा था। अमर प्रकाश की एक किरण निकली और अमर प्रकाश से एक स्क्रोल निकला। आनंद देव, वज्र देश के पूर्वी काउंटी के दिव्य प्रांत में जाओ और एक कृषक को खोजो जिसका नाम सेन है। उसका नाम रितेंद्र सेन है और उसे पकड़ना होगा। सेन कबीले के लिए हम्फ, वे एक परित्यक्त कबीला है। उन्हें बहुत पहले गायब हो जाना चाहिए था। उन सभी को मार डालो, एक भी जिंदा मत छोड़ो। जी महाराज, आनंद देव ने दोनों हाथों से स्क्रोल लेते हुए चिल्लाया। झपट्टा मारना। स्वर्ण आदमी की अमर रोशनी आकाश में उड़ गई और गायब हो गई। आंगन में भरी हुई भयानक क्यू भी गायब हो गई। माय लॉर्ड, अभी वो व्यक्ति कौन था? एक उच्च पदाधिकारी ने पूछा। श्श, हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते। बस अपना काम ठीक से करो। जाओ और सेन कबीले की जांच करो। रितेंद्र सेन। उन्होंने कहा, सर जांच की कोई जरूरत नहीं है। मैं सेन कबीले के बारे में जानता हूँ। प्राउड हेवन प्राचीन राजधानी के उच्चाधिकारियों में से एक ने कहा। ओह, तुम्हें मालूम है? आनंददेव ने आश्चर्य से पूछा। कुछ साल पहले वज्रदेश में एक छोटा सा कबीला था जिसने सनमून सिटी में एक छोटी सी आध्यात्मिक नस का योगदान दिया था। वो कबीला सेन कबीला था। वज्रदेश का सेन कबीला जिसका रहस्यमय व्यक्ति ने उल्लेख किया है, संभवतः सेन कबीला था। आनंद प्राचीन राजधानी के उस व्यक्ति ने कहा। बहुत बढ़िया, विजेता स्वर्ग सेना को इकट्ठा करें। इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से सेन कबीले का सफाया करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करूंगा, आनंददेव ने निर्देश दिया। हाँ सिटी लॉर्ड। दरार। जेट ट्यूब बिखर गई। जेट ट्यूब के साथ रितेंद्र सेन से जुड़ी सभी सील को नष्ट कर दिया गया था। दुनिया में कोई सबूत नहीं बचा था। पिता। रुद्रसेन की आंखें दर्द से भर गईं। वो अपने पिता के मरने के दृढ़ निश्चय को महसूस कर सकता था। 19 साल बीत चुके थे जब उसकी मां को 9 हेवेंस ताबूत द्वारा स्टारी स्काई वर्ल्ड में सील कर दिया गया था। क्या उसकी मां अभी भी जीवित थी?
रुद्रसेन के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो जानता था कि उसके दुश्मन बेहद मजबूत और अकल्पनीय रूप से मजबूत थे। यही कारण था कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो उन्हें ढूंढने जाए। लेकिन एक बेटे के रूप में वो कैसे जान सकता था कि उसकी माँ को तारों वाली आकाश की दुनिया में सील कर दिया गया था और वो उसे बचाने के लिए नहीं जा सकती थी। एक बेटे के रूप में वो कैसे जान सकता था कि उसके पिता खतरे में होंगे और उसे एक अपवित्र अस्तित्व को घसीटना होगा। मुझे मजबूत बनने की जरूरत है, मुझे समुद्र पार करना है और अपने पिता के दोस्तों को ढूंढना है। रुद्रसेन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब वो इतना कमजोर था जितना वो अब था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हिंसक रूप से कांप रहा था। वंश सेन, याशिका सेन और अन्य लोग जो वज्र दीक्षा विश्वविद्यालय में खेती कर रहे थे, उन्होंने सुना कि रुद्रसेन वापस आ गए हैं, इसलिए वे जल्दी से वापस चले गए। जब वे कबीले में वापस गए तो रुद्रसेन ने अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी धर्म वस्त्र और हथियार निकाल दिए और सभी को दे दिए। कुल 42 खजाने स्तर के जादू के खजाने थे और 200 से अधिक आत्मा स्तर के जादू के खजाने थे। धनुष सेन को सुखद आश्चर्य हुआ। भाई रुद्र, आप अवगत हैं, आपने इतने सारे हथियार एकत्र किए हैं। क्या ये खजाना हथियार है? यहाँ तक कि वज्र दीक्षा विश्वविद्यालय के पास केवल 3 खजाना हथियार हैं। हमारे सेन परिवार के पास 42 खजाना हथियार हैं। रुद्रसेन ने कहा, आप फिलहाल इन हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते। मैं अपने दादाजी को इन्हें वितरित करने दूंगा। आप प्रत्येक आध्यात्मिक स्तर के 2 हथियार चुन सकते हैं। आप एक आक्रामक हथियार और एक रोप चुन सकते हैं। सेन परिवार के सदस्य खुश थे। इन खजानों के साथ सेन परिवार की शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी। धनुष सेन ने कहा, भाई रुद्र, मुझे एक खजाना चुनने दो। मैं सबसे कमजोर हूं, इसलिए मुझे अपनी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली खजाना चुनना चाहिए। धनुष सेन की आंखें चमक रही थीं। ये आदमी अपनी रक्षा के लिए खजाना नहीं चुनना चाहता था, वो शायद दिखावे करने के लिए एक खजाना चुनना चाहता था। यदि आप इतने चतुर बने रहते हैं तो हम आपको आध्यात्मिक स्तर का हथियार भी नहीं देंगे। धर्मसेन ने धनुष सेन की ओर देखा। धनुष सेन हमेशा से अपने पिता से डरते थे। वे मदद नहीं कर सकते और डर के मारे पीछे हट गए। रुद्रसेन ने कहा, मेरे पास अभी भी यहाँ एक खजाना नरम कवच है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब रुद्रसेन ने बात समाप्त की तो उन्होंने एक दिव्य नरम कवच निकाला। प्रारंभ में रुद्रसेन इसे स्वयं पहनना चाहते थे। हालांकि क्योंकि धनुष सेन एक कीमती हथियार चाहता था, इसलिए वो एक आक्रामक कीमती हथियार का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि अगर उसने एक रक्षात्मक कीमती हथियार पहना होता, भले ही वो इसका उपयोग नहीं कर सके, फिर भी ये बेहद प्रभावशाली होता। भाई रुद्र, मैं तुमसे मरते दम तक तुमसे प्यार करता हूँ। धनुष सेन रुद्रसेन को एक भालू को गले लगाने और एक भावुक चुंबन देने वाले थे। रुद्रसेन जल्दी से चौंक गए और मुस्कुराए। जल्दी करो और इसे आजमा कर देखो। धनुष मुस्कुराया। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और ये देखने की कोशिश की कि क्या ये ट्रेजर सॉफ्ट आर्मर उसे फिट होता है। रुद्रसेन सेन परिवार में 3 दिन तक रहे। उन्होंने अगले दिन मार्शल स्प्रिट पैलेस के लिए रवाना होने की योजना बनाई। उस रात पूरे परिवार ने एक साथ खुशी का भोजन किया। दर्जनों मील दूर काली लपटों में डूबे 300 से 400 क्रूर भयाने ग्रीन क्लाउड सिटी की ओर बढ़ रहे थे। आनंद देव, एक काली लौ वाले भयाने जानवर राजा पर पालथी मारकर बैठ गए और धीमी आवाज में पूछा, क्यून सिटी कितनी दूर है? स्काई कॉन्करिंग लीजन के एक कमांडर ने उत्तर दिया, सर, अभी भी 50 ली बची हैं। ठीक है, आनंद देव ने सिर हिलाया। ठंडी हवा के कारण उसका वस्त्र फड़फड़ाया। आनंद देव ने ग्रीन क्लाउड सिटी की दिशा में देखा और एक भयानक मुस्कान दिखाई। दहाड़। पाश्विक दहाड़ों ने शहर की शांति को तोड़ दिया। स्वर्ग, देखो वो क्या है। ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स। वे ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स हैं। वे जनरलों के बराबर क्रूर भयाने हैं। उनमें से 800 से अधिक हैं। देखो, वहां लोग उन ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स पर सवार हैं। क्या ये ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स की सेना है? आखिर ये व्यक्ति कौन है? वे सेन कबीले की ओर बढ़ रहे हैं। क्यून सिटी में हंगामा मच गया। शहर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स की एक सेना की उपस्थिति भूचाल जैसी खबर थी। असंख्य लोग सड़कों पर आ गए। इन निकृष्ट लोगों को साफ करो। आनंद देव ने नीचे कल्टिवेटर्स की ओर देखा। जी सर। तुरंत ही 1 दर्जन से अधिक ब्लैक फ्लेम बीस्ट घुड़सवार समूह से अलग हो गए। उन ब्लैक फ्लेम बीस्ट घुड़सवारों ने अपने भाले लहराए और बाहर निकल गए। सरसराहट, 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 सरसराहट। जल्दी करो और भागो। कई लोग डर के मारे चिल्लाए और भागने की कोशिश की, लेकिन वे ग्रिम रीपर की तलवार से नहीं बच सके। सड़कें लाशों से भरी पड़ी थीं। मूल रूप से गुलजार बाजार तुरंत मौत की तरह सुनसान हो गया। भारी हंगामे से अनेक लोग सतर्क हो गए। कई लोग अपने घरों में कांपते हुए छिपे हुए थे। हालांकि ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स ने अपने घरों में छिपे हुए लोगों को नहीं मारा। आप चींटियों की झुंड में से एक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आकर देखो? तुम वास्तव में लापरवाह हो। विजेता स्वर्ग सेना के कप्तान ने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा। वो जल्दी से 1 दर्जन ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स को समूह में वापस ले गया। क्यून सिटी में क्या हो रहा है? ऋषभ सेन ने पूछा। उस समय सेन परिवार के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठे थे। वे अभी तक नहीं गए थे। स्वाभाविक रूप से सभी ने बाहर शोकाकुल चीखें भी सुनी। मास्टर, ये बुरा है। बाहर बहुत से ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स हैं। वे हर किसी को मार रहे हैं जो उन्हें दिखता है। वे सेन कबीले की ओर लौट रहे हैं। सेन परिवार का एक सदस्य जल्दी से हॉल में दौड़ा और पीले चेहरे से कहा, क्या वे सेन कबीले के लिए आ रहे हैं? सेन परिवार के सभी लोगों की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया था। रुद्रसेन के चेहरे पर थोड़ा अंधेरा छा गया।
क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किसी दुश्मन को उकसाया हो? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां तक कि उसके दुश्मन भी उसकी पहचान नहीं जानते थे। इसके अलावा भले ही वो रुद्रसेन की पहचान के बारे में जानता हो, वो सेन परिवार से निपटने के लिए ब्लैक फ्लेम बीस्ट आर्मी जैसी बड़ी सेना को कभी नहीं भेजता। कुछ अज्ञात हुआ होगा। क्या ऐसा हो सकता है? रुद्रसेन के चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान दिखाई दिया। उन्होंने जेड ट्यूब में अपने पिता के कुछ शब्दों को याद किया। उनका कबीला एक रहस्यमयी और शक्तिशाली कबीले की एक शाखा थी। हालांकि उनके कबीले को तब तक छोड़ दिया गया था जब तक कि उनके पिता ने उनके अमर वंशावली को पुनर्जीवित नहीं किया। क्या इसका इससे कुछ लेना देना हो सकता है? जब रुद्रसेन ने इस बारे में सोचा तो उनके दिल में बेचैनी की एक मजबूत भावना महसूस हुई। दादाजी, मुझे डर है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जल्दी से बूढ़े, कमजोर महिलाओं और बच्चों को छिपने के लिए कहो। यह सुनकर ऋषभ सेन का चेहरा बदल गया। वो उत्सुकता से चिल्लाया, तीसरे भाई, बूढ़े, कमजोर महिलाओं और बच्चों को एक गुप्त कमरे में छिपने के लिए लाओ। आप में से बाकी ये देखने के लिए मेरे साथ आओ कि क्या हो रहा है। हा 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 हा। छिपना? हम कहाँ छिपने जा रहे हैं? अब छिपने में बहुत देर हो चुकी है। हालांकि उस समय एक ठंडी हंसी सुनाई दी। सेन कबीले के कई लोगों ने हंसी के कारण खून की उल्टी कर दी। भयानक। जो व्यक्ति हंसा वो बहुत भयानक था। गड़गड़ाहट। सैकड़ों ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स सेन परिवार की हवेली के सामने पहुंचे। सेन कबीले के लोग हॉल से बाहर निकल गए और आकाश में ब्लैक फ्लेम बीस्ट कैवलरी को देखकर उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए। ये लोग बहुत भयानक थे। वे सेन परिवार को आसानी से बिना किसी पसीने के सफाया कर सकते थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कहां से हैं? आप सेन कबीले में क्यों आए हैं? रितेंद्र सेन कहां है? वो कहां है? अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। आनंद देव की ठंडी निगाहें पूरे क्षेत्र में फैल गईं। ऋषभ सेन ने कहा, बाइतियान बाहर है, वो कबीले में नहीं है। वो कबीले में नहीं है? वो कहां गया? आनंद देव का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उन्हें याद था कि अमर ने उन्हें रितेंद्र सेन को पकड़ने का आदेश दिया था। अगर वो रितेंद्र सेन को नहीं ढूंढ पाते थे तो वो खुद को कैसे समझा सकते थे? हमें भी नहीं पता कि वो कहां गया। शायद आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। शायद तब बाइटियान वापस आ जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करो। आनंद देव के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। मेरे पास इतना समय नहीं है। हमला करो। सेन कबीले के सभी लोगों को मार डालो। जी श्रीमान। ब्लैक फ्लेम बीस्ट कैवलरी ने अपने ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स को सेन कबीले की ओर बढ़ाया। उन्हें मार डालो। धर्मसेन चिल्लाया। स्विश स्विश स्विश। सेन कबीले की ओर से जिस किसी के पास जादुई हथियार था उसने उसे बाहर निकाला और ब्लैक फ्लेम बीस्ट कैवलरी पर हमला कर दिया। ब्लैक फ्लेम बीस्ट कैवलरी दहाड़ने लगे और दौड़े। उनके शरीर हत्या के इरादे से भर गए थे। बूम! दोनों पक्षों ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। भले ही सेन कबीले के पास भी जादुई हथियार थे, लेकिन उनकी खेती का स्तर ब्लैक फ्लेम बीस्ट कैवलरी से मेल नहीं खाता था। स्लैश स्लैश। शवों के फटने की आवाज हवा में फैल गई। उसके बाद खून जमा करने वाली चीखें आईं। सेन कबीले के सभी सदस्य खून से लथपथ हो गए। 5वें दादाजी, 8वें दादा, 13वें चाचा। अपने परिवार के सदस्यों को देखकर, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, रुद्रसेन की आंखें लाल हो गईं। मैं तुम सबको मार डालूंगा, रुद्रसेन चिल्लाया। उनकी 5 भक्षण करने वाली मार्शल आत्माएं घूमने लगीं। उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र को संघनित किया और ब्लैक ड्रैगन तलवार को पकड़ लिया और एक ब्लैक फ्लेम बीस्ट कैवलरी पर हमला किया। ब्लैक फ्लेम बीस्ट कैवलरी सभी मार्शल किंग थे, लेकिन रुद्रसेन अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे तो वे उन्हें रोक नहीं सकते। विकल्प सूचक। रुद्रसेन दौड़कर आए और अपनी तलवार के एक ही वार से एक ब्लैक फ्लेम बीस्ट कैवलरी को मार डाला। रुद्रसेन गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसका दिल अंतहीन मात्रा में घातक ऊर्जा से भर गया था। स्लैश स्लैश स्लैश। रुद्रसेन ने 10 से अधिक ब्लैक फ्लेम बीस्ट कैवलरी को मार डाला। इतने छोटे कबीले में इतना मजबूत युवक कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि अमर ने जो कहा वो सच है। ये कबीला सरल नहीं है। उस युवक को मरना ही होगा, नहीं तो परेशानी का कोई अंत नहीं होगा। रुद्रसेन को 10 से अधिक बलशाली साधकों को मारते देख आनंद देव का चेहरा अचानक डूब गया। उसने अपना भाला लहराया और रुद्रसेन पर हमला कर दिया। बूम! रुद्रसेन पर एक भयानक हमला हुआ। उस समय रुद्रसेन ये जानकर चौंक गए कि वो हिल नहीं सकते थे। वो केवल ये देख सकते थे कि हमला उसकी ओर उड़ रहा है। क्या मैं मरने जा रहा हूं? मैं खुद से नफरत करता हूं। मेरे पास अपने परिवार को बचाने की क्षमता नहीं है। रुद्रसेन की आंखें लाल हो गई थीं। रुद्र!
धर्मसेन चिल्लाया। वो जल्दी से दौड़ा और रुद्रसेन को दूर धकेल दिया। बैंग! धर्मसेन के तीसरे चचा को आनंद देव का हमला हुआ और उनका शरीर फट गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्लैश! रुद्रसेन भी सदमे की चपेट में बह गए और खांसकर खून बह गया। तीसरा चचा! रुद्रसेन चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर जमीन पर गिर गया। रुद्रसेन अपने शरीर को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। ये क्यों हो रहा है? रुद्रसेन को समझ नहीं आ रहा था कि उन पर ऐसी विपत्ति क्यों आएगी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि सेन परिवार को खत्म करने वाले लोग कौन थे। मरो जवान आदमी! आनंद देव ने उपहास किया और अपना भाला लहराया। वो रुद्रसेन को मारना चाहता था, लेकिन उसी समय अंधेरे में से एक आकृति प्रकट हुई और उसने रुद्रसेन को पकड़ लिया। ड्रैगन काउंटर स्टेप्स! वो व्यक्ति चिल्लाया और हवा में 9 कदम बढ़ाए। बैंग! उसका शरीर फट गया और रक्त लाल रोशनी में बदल गया। उसने रुद्रसेन को पकड़ा और दूर तक गोली शीट की। वे बिना किसी निशान के अंधेरे में गायब हो गए। लानत है, वो बच गया था। सेन कुलों को मार डालो, उनमें से किसी को भी जाने मत दो। आनंद देव का चेहरा अत्यंत उदास था। जी श्रीमान! ब्लैक फ्लेम बीस्ट राइडर चिल्लाया। जैसे ही वे नरसंहार शुरू करने वाले थे, तभी अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी जब एक विशाल हाथ ने सूर्य को मिटा दिया, आकाश से उतरा और क्षेत्र को ढक लिया। हे भगवान! एक विशाल हाथ! ब्लैक फ्लेम बीस्ट राइडर डर के मारे चिल्लाया। सेन कबीले के सदस्यों ने भी शौक में आकाश में विशाल हथेली को देखा। आनंद देव आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने विशाल हाथ की भयानक क्यूई को महसूस किया। वो चिल्लाया, पीछे हटो! हूश हूश हूश! ब्लैक फ्लेम बीस्ट राइडर जल्दी से पीछे हट गए। आकाश को मिटाने वाले विशाल हाथ ने सेन परिवार के सभी कुलों को पकड़ लिया और जल्दी से बादलों में घुस गया, बिना किसी निशान के गायब हो गए। मत करो, मत करो! रुद्रसेन डर के मारे चिल्लाया। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा डर से भरा था। वो अपने परिवार के सदस्यों की दुखद मौत का सपना देखता था। उसने अपने तीसरे चचा को बचाने के लिए उस रहस्यमय विशेषज्ञ के द्वारा मारे जाने का सपना देखा। यंग मास्टर, यंग मास्टर! दीजी ने रुद्रसेन को दर्द भरी मुद्रा में देखा। उसने रुद्रसेन को अपने आलिंगन में खींच लिया और रुद्रसेन ने दीजी को कसकर गले लगा लिया, जैसे कि वो उसका एकमात्र सहारा हो। रुद्रसेन कैसा है? नील नागेश ने पूछा। यंग मास्टर ठीक हो जाएगा, लेकिन यंग मास्टर लॉन्ग, आपका रंग अच्छा नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। दीजी ने नील नागेश को चिंतित होकर देखा। रुद्रसेन को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि नील नागेश था। ये जानने के बाद कि रुद्रसेन जा रहे हैं, नील नागेश, जो रहस्यों से भरे हुए थे, ने भी रुद्रसेन को विदाई देने के लिए एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। प्रारंभ में रुद्रसेन ने खेती जारी रखने के लिए दीजी को एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन जब दीजी को पता चला कि नील नागेश रुद्रसेन को विदाई देने आ रहे हैं, तो उन्होंने नील नागेश से उन्हें साथ लाने की विनती की, क्योंकि वो रुद्रसेन से अलग नहीं होना चाहती थीं। दीजी की राय में जब वे सेन परिवार में पहुंचे तो यंग मास्टर ने उसे एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में नहीं रहने दिया ना। जब तक नील नागेश और दीजी सेन परिवार के आवास पर पहुंचे, तब तक सेन परिवार की स्थिति पहले से ही भयानक थी। नील नागेश ने जिस गुप्त तकनीक का उपयोग किया वो उसके शरीर के लिए बहुत हानिकारक था, इसलिए उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया। मैं ठीक हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नील नागेश आराम करने के लिए गुफा की दीवार के सहारे झुक गया। 2 घंटे बाद, मारो, मैं अपने परिवार का बदला लेने के लिए तुम सबको मार डालूंगा। रुद्रसेन अचानक उठ बैठे, उनका चेहरा भय और घृणा से भर गया। यंग मास्टर, आप आखिरकार जाग गए हैं। दीजी रोने लगी। नींद में अपने यंग मास्टर के दर्द भरे अभिव्यक्ति को देखकर वो गिनती खो चुकी थी कि वो कितनी बार रोई थी। डेजी, तुम यहां क्यों हो? क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूं? रुद्रसेन ने अविश्वास से पूछा। उसने अपने तीसरे चाचा को उसे बचाने की कोशिश में मरते देखा। फिर उसे शॉकवेव्स से उड़ते हुए भेजा गया और वो बेहोश हो गया। ये यंग मास्टर लॉन्ग था जिसने यंग मास्टर को बचाया, डेजी ने जल्दी से कहा। रुद्रसेन, नील नागेश चला गया। नागेश, तुम यहां क्यों हो? रुद्रसेन ने आश्चर्य से नील नागेश की ओर देखा। मैं आपको अलविदा कहना चाहता था रुद्रसेन, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सेन कबीले को ऐसी त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। नील नागेश ने धीमी आवाज में कहा। नागेश, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, रुद्रसेन ने कहा। रुद्रसेन, हम एक साथ बहुत कुछ कर चुके हैं। हम भाइयों की तरह करीब हैं। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, नील नागेश ने कहा।
रुद्रसेन और नील नागेश ने एक दूसरे को गले लगाया। मेरे कबीले कहाँ हैं? रुद्रसेन ने कहा। उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। उसके दिमाग में एक बार फिर अपने कबीले के लोगों के खून से लथपथ होने का दुखद दृश्य सामने आया। रुद्रसेन को लगा जैसे वो अपने प्रियजनों को मरते हुए देख रहे हैं और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो इतना दर्द में था कि वो चाहता था कि वो मर जाए। रुद्रसेन, चिंता मत करो, मैंने आकाश में एक विशाल हाथ देखा। इसने सेन कबीले के सदस्यों को पकड़ लिया और उन्हें ले गया, नील नागेश ने कहा। वास्तव में? रुद्रसेन ने नील नागेश की बाह पकड़ ली। यह सच है, मैंने भी इसे देखा। डेजी ने जल्दी से सिर हिलाया। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत! सेन कबीले का सफाया नहीं हुआ है, रुद्रसेन चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल फट रहा हो। लेकिन सेन कबीले के कई कबीले मर चुके थे। उसके तीसरे चाचा की हंसी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब से वो अपने तीसरे चाचा को फिर कभी नहीं देख पाएगा। आंसू। रुद्रसेन की आंखों से आंसू गिर पड़े। रो मत राजकुमार, डेजी ने रुद्रसेन को अपने आंसू पोंछने में मदद की। वो भी रो रही थी। वो जानती थी कि रुद्रसेन का दिल टूट गया है। वो भी उतनी ही दिल टूटी हुई थी जितनी वो थी। डेजी को लगा कि उसका दिल टूट जाएगा जब उसने अपने राजकुमार का दिल टूटा देखा है। रुद्रसेन, ये उतना आसान नहीं है जितना ये लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे लोग आनंद प्राचीन शहर से हैं। आनंद प्राचीन शहर दिव्य भूमि के पूर्वी क्षेत्र में नंबर 1 प्राचीन शहर है। वे सन मून सिटी, स्काई सेंट सिटी और अन्य प्राचीन संगठनों से बहुत मजबूत हैं। आनंद प्राचीन शहर? रुद्रसेन गंभीर लग रहे थे। वास्तव में समूह के नेता आनंद प्राचीन शहर के राज्यपाल आनंद देव हैं, नील नागेश ने कहा। आनंद देव? रुद्रसेन ने दांत पीसे और उस नाम को याद किया। वो उस नाम को अपनी आत्मा में अंकित करना चाहता था। रुद्रसेन, आनंद प्राचीन शहर 10 महान प्राचीन शहरों में सबसे मजबूत है। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और वे आपकी तलाश कर रहे हैं। पूर्वी दिव्य भूमि में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप मार्शल स्पिरिट पैलेस में छिप भी जाते हैं तो भी आप उनसे छिप नहीं पाएंगे। अब आप पूर्वी दिव्य प्रांत में नहीं रह सकते। आपको जाना होगा, नील नागेश ने रुद्रसेन के कंधे को थपथपाते हुए कहा। जहां जीवन है वहां आशा है। जब भविष्य में मेरी साधना का स्तर बढ़ेगा तो पूर्वी दिव्य भूमि पर लौटकर अपने मृत कुलों का बदला लेने में देर नहीं होगी। दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहाँ जा सकता हूँ? रुद्रसेन फुसफुसाए। चुंबकीय कोहरे की झील को पार करें और उजाड़ क्षेत्र में जाएं। ये एक बहुत ही अराजक जगह है और आनंद प्राचीन शहर उजाड़ क्षेत्र के मामलों में शामिल नहीं हो सकता है। उजाड़ क्षेत्र में कुछ प्राचीन संप्रदाय हैं और आप उनसे जुड़ सकते हैं। मुझे यकीन है कि अपनी प्रतिभा के साथ आप भविष्य में एक अद्वितीय कृषक बन जाएंगे। जब आप पूर्वी काउंटी पहुंचेंगे तो ईश्वरीय भूमि नष्ट हो जाएगी। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। बंजर भूमि? ठीक है, मैं बंजर भूमि जाऊंगा, रुद्रसेन ने कहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। वो जानता था कि उसे जीवित रहना है। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। उसे अपने पिता को ढूंढना था। उनकी मां अभी भी स्टारी स्काई वर्ल्ड में थी। उसे बचाना था। उनके कबीले के सदस्यों की दुखद मृत्यु हो गई थी। उसे उनका बदला लेना था। उसे ये पता लगाना था कि उसके कबीले के सदस्य कहाँ हैं। उसे जीवित रहना था। डेजी, मेरे साथ रहना बहुत खतरनाक है। तुम... रुद्रसेन ने डेजी की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो समाप्त कर पाता, डेजी ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। यदि आप मुझे नहीं चाहते हैं तो मैं मरना पसंद करूंगा। रुद्रसेन ने डेजी के जिद्दी छोटे चेहरे को देखा और उदास महसूस किया। ठीक है, चलो चुंबकीय कोहरे की झील से होते हुए बंजर भूमि तक चलते हैं, रुद्रसेन ने कहा। ठीक है, डेजी ने सिर हिलाया। फिर रुद्रसेन ने नील नागेश की ओर देखा। उन्होंने कहा, नागेश, शनाया को बताओ कि मैं ठीक हूं, मैं उसके पास वापस जाऊंगा। चिंता मत करो रुद्रसेन, नील नागेश ने कहा। रात के आसमान के नीचे रुद्रसेन और नील नागेश ने एक दूसरे को गले लगाया। रुद्रसेन नेजी को मैग्नेटिक फॉग लेक में ले गए। दूसरी ओर नील नागेश इंपीरियल कैपिटल की ओर बढ़ रहा था। झपट्टा मारो। अंधेरे में कई आकृतियां दिखाई दी। यंग मास्टर। अंधेरे में इन रहस्यमयी शख्सियतों ने नील नागेश को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उनमें से एक ने कहा, यंग मास्टर, आपको वापस जाना चाहिए, नहीं तो मास्टर चिंतित हो जाएंगे। मुझे आधा महीना दे दो, नील नागेश ने कहा। ठीक है, एक और काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। क्या यहां कोई ऐसा है जिसके बारे में यंग मास्टर चिंतित हैं? क्या ये वो व्यक्ति था? अगर मास्टर को पता चल गया तो वो जरूर मर जाएगा। नील नागेश की आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं।
अगर किसी ने रुद्रसेन के बारे में किसी को बताने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे मर जाएं। हाँ, हम इसे गुप्त रखेंगे। काले रंग के शक्तिशाली पुरुषों ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। जल्द ही नील नागेश और अन्य लोग भी चले गए। जंगल फिर से शांत हो गया। जानवरों की दहाड़ सुनी जा सकती थी जो लंबे समय तक पहाड़ों में गूंजती रही। मैग्नेटिक फॉग लेक पूर्वी प्रांत और उजाड़ क्षेत्र के बीच स्थित थी। ये बेहद खतरनाक था, लेकिन कई प्राकृतिक खजाने भी थे। कई किसान मैग्नेटिक फॉग लेक में प्राकृतिक खजाने की तलाश में प्रवेश करेंगे। हालांकि मैग्नेटिक फॉग लेक से गुजरना कोई आसान काम नहीं था। मैग्नेटिक फॉग लेक में कई शक्तिशाली भयंकर जानवर रहते थे, इसलिए कई लोग समूहों में मैग्नेटिक फॉग लेक में प्रवेश करेंगे। जितने लोग कम होंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि उन पर भयंकर जानवरों द्वारा हमला किया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैग्नेटिक फॉग लेक में कई भयंकर जानवरों ने बुद्धि प्राप्त कर ली थी और कम लोगों के साथ काश्तकारों के समूहों पर हमला करना पसंद करते थे। रुद्रसेन और देजी मैग्नेटिक फॉग लेक के सबसे करीबी शहर में पहुंचे। ये जगह झील से 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थी। क्योंकि मैग्नेटिक फॉग लेक में भयंकर जानवर कभी-कभी काश्तकारों पर हमला करने के लिए किनारे पर दौड़ते थे, झील के आसपास कोई शहर नहीं थे। शहर में आराम करने वाले अधिकांश काश्तकार ऐसे लोग थे जो चुंबकीय कोहरे की झील का पता लगाना चाहते थे। रुद्रसेन और देजी एक रेस्तरां में भोजन कर रहे थे जब देजी ने कहा, यंग मास्टर, मैग्नेटिक फॉग लेक बहुत खतरनाक लगती है। देखिए, बहुत से लोग मैग्नेटिक फॉग लेक में प्रवेश करने के लिए काश्तकारों को इकट्ठा कर रहे हैं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मैग्नेटिक फॉग लेक में कई भयंकर जानवर हैं और ये बेहद खतरनाक है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि मैग्नेटिक फॉग लेक के ऊपर एक नो फ्लाई जोन है। ऐसे शक्तिशाली प्रतिबंध हैं जो ऊपर के शून्य को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे उड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर किसान उड़ नहीं सकते तो ये और भी खतरनाक है। इसलिए कई किसान चुंबकीय कोहरे की झील का पता लगाने के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। छोटे भाई, क्या आप भी चुंबकीय कोहरे की झील में प्रवेश करने जा रहे हैं? इस समय अगली मेज पर मेहमानों के बीच एक अधेड़ उम्र के किसान ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां बांध लीं और जोर से पूछा। रुद्रसेन ने शांति से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं और मेरे चचेरे भाई सभी मैग्नेटिक फॉग लेक में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि हम चुंबकीय कोहरे की झील का पता लगाने नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय हम चुंबकीय कोहरे की झील को पार करके उजाड़ क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। चुंबकीय कोहरे की झील को पार करें? क्या संयोग है, हम भी मैग्नेटिक फॉग लेक को पार करने की योजना बना रहे हैं। भाई, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? अधेड़ उम्र के किसान ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और समूह की ओर देखा। कुल 5 लोग थे। 2 मध्यम उम्र के किसान, एक मध्यम उम्र की महिला, एक बूढ़ी औरत, एक मुरझाया बूढ़ा आदमी और एक उदास युवा किसान। वो इन लोगों की पहचान का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। अधेड़ उम्र के किसान ने स्पष्ट रूप से कहा, चिंता मत करो छोटे भाई, हम सिर्फ एक अस्थायी टीम है। हम रास्ते में एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं और ये सुरक्षित होगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फॉग लेक को पार करना बहुत मुश्किल है। केवल अनुभवी लोग ही सभी को झील के माध्यम से ले जा सकते हैं। ऐसा होता है कि इस टीम को बनाने वाले साथी दाववादी कई बार झील से गुजरे हैं और बहुत अनुभवी हैं। अगर हम उस साथी दाववादी का अनुसरण करते हैं तो हम निश्चित रूप से झील को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। रुद्रसेन ने पूछा, क्या आपने यहां जिस साथी दाववादी का उल्लेख किया है वो यहां है? अधेड़ उम्र के किसान ने कहा, वो किसान कुछ काम करने के लिए बाहर गया था। हम यहां उसका इंतजार करेंगे। मैंने सुना है कि वो लॉन्गहू माउंट से आया था। माउंट लॉन्गहू? दाववादी? रुद्रसेन आश्चर्य में थे। दाववाद बहुत रहस्यमय था और माउंट लॉन्गहू दाववाद की नींव में से एक है। लावन दाववादी पहले दाववादी थे जिनके संपर्क में रुद्रसेन आए थे। हालांकि वो आमतौर पर थोड़ा अविश्वसनीय था, लावन दाववादी वास्तव में बहुत सक्षम था। ये सही है, वो एक दाववादी पुजारी है, अधेड़ उम्र के किसान ने कहा। ठीक है, चूंकि ऐसा है, हम चचेरे भाई सभी के साथ यात्रा करेंगे। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।